नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे फिरदौस टॉक, जो फॉर्मर एमएलसी हैं, सहाफी भी हैं और बुकला भी हैं। आपका स्वागत है। मुझे गाली क्वेश्चन आ रहा है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसी स्थिति क्यों बन गई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि इंडिया अलायंस का जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी आज उनको ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है और उनको सरेंडर करने जैसी नौबत आ गई है? नहीं, देखिए विनोद जी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट को इंडिया अलायंस का स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी भी भूल है। इंडिया अलायंस जो है उसमें खासकर जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना तो लीडिंग रोल है और ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसाइडिंग रोल है। इनफैक्ट किसी भी जमात को डिसाइडिंग रोल नहीं है। कल पीडीपी पब्लिक में जाके अनाउंस करती है कि हम इंडिया अलायंस की तरफ से 3 सीटें कश्मीर में या 2 सीटें जम्मू में लड़ेंगे। दैट इज़ नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज अ स्टेटमेंट ऑफ इंडिया अलायंस। वो एक जमात का, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टेटमेंट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो ये कह रहे हैं कि इतना हल्के में ले रहे हैं, मुझे लगता है आप इसको अपसाइड डाउन देख रहे हैं। हमारे दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा है कि जो रियल कंपटीटर है, जो रियल कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीटर जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई भी पॉलिटिकल स्पेस देना जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे चल के सुसाइड हो सकता है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इलेक्शन, इलेक्टोरल अलायंस, ये सब चीज़ें कोई मुद्दा थी ही नहीं, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं उसको लेकर के किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी, बात उन पे होगी जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, जिसमें जम्मू है, उधमपुर है और तीसरी कारगिल वाली, आप तो लद्दाख किसने कहा ये बात? जी, ये उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट किया। दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो इंडिया अलायंस का तो स्टेटमेंट नहीं है। अगर कांग्रेस कल आके बाहर निकल के ये कहती है कि हमें पीडीपी की हमारी जरूरत नहीं है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिर्फ कांग्रेस ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। जो उमर साहब कहते हैं वो अपनी पार्टी की बात करते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं, वो इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडिया अलायंस के स्पोक्सपर्सन नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से ये बात चल रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि आपको 3rd नंबर, तीसरे नंबर की पार्टी क्या गया कि जब हसनान मसूदी ने इलेक्शन लड़े थे तो आप तीसरे नंबर पे आ गए थे और तीसरे नंबर की पार्टी को शेयर देना, ये सवाल उठाया था उमर अब्दुल्ला। देखिए विनोद जी, मैं बताता हूँ आपको, बात ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के गुफकार अलायंस की तश्कील रखी जी, और फारूक साहब को उसका लीडर चुना। वो आपने चुना था, मुझे याद है, खुद महबूबा मुफ्ती ने कहा था जी, हमने खुद उनको लीडर बनाया जी। वो सिर्फ अपनी पार्टी के लीडर नहीं थे, उनको हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी लीडर चुना, उनको अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, इवन सजाद गनी लोन साहब उस वक्त थे, जो तारिक आबी साहब, मतलब सभी जमातों का लीडर, कॉमन लीडर जो है हमने फारूक साहब को चुना। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में आपको कहा था कि जब जिस शख्स को हमने पूरे जम्मू कश्मीर का लीडर चुना, अगर उस शख्स को अपनी ही पार्टी लीडर न माने तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फारूक साहब को अपनी ही लीडर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, अपनी जमात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए, उमर साहब तो अब ये कहते हैं, पहले उन्होंने कहा कि पीडीपी जो है उन्होंने वो पीएजीडी से बाहर है, फिर उन्होंने कहा इंडिया अलायंस से बाहर है, अब तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ पीएजीडी जी, मैं तो हूं ही नहीं। मतलब फारूक साहब वाज पार्ट ऑफ पीएजीडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट। तो कल वो इंडिया अलायंस के में भी यही कहेंगे, नोट माय पॉइंट। अगर कल वो इंडिया अलायंस की तरफ से 2 सीटें जीतते हैं, 1 सीट जीतते हैं या 3 सीटें जीतते हैं, आप याद रखिएगा आज से 5 महीने 6 महीने बाद वो कहेंगे आई वाज नेवर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। वो तो हाँ, तो फारूक साहब मीटिंग करने जाते थे। सो दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पीपल हैव अंडरस्टूड, लोगों को मालूम है। हम कन्फ्रंटेशन कल भी नहीं चाहते थे, हम कल भी अकेले चल सकते थे, लेकिन हमने कहा जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट के लिए हमें अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात को साइड पर रखना चाहिए। नहीं तो द वर्स्ट विक्टिम, पॉलिटिकल वेंडेक्टा ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो शिकार
जम्मू कश्मीर में रहा है वो दो ही ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, एक जमात इस्लामी और दूसरा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। हम लोगों के साथ इन्होंने अपने दौरे इख्तियार में क्या किया है ये सबको मालूम है, जमात इस्लामी के साथ क्या किया ये सबको मालूम है, लेकिन हमने हर चीज दरगुजर की। हमने कहा ये टाइम है इकट्ठे चलने का, मिलजुल के चलने का और आगे चलने का। और उसी के चलते आप डीडीसी इलेक्शन में कहिए, आई एम विटनेस टू इट, डीडीसी इलेक्शन में महबूबा जी ने कहा कि मैं किसी एक बंदे के लिए अलायंस को कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, किसी एक बंदे को सीट, और फारूक साहब को मैंडेट था कि वो पीएचजीडी का मैंडेट साइन करे, लेकिन वो नेशनल कांफ्रेंस के लोगों को मैंडेट साइन करते गए, उन्होंने कहा यही पीएचजीडी का अलायंस है। हमें धोखा मिला, हमने कुछ नहीं कहा, हमने आगे चलने की बात कही। लेकिन आज भी जब मैडम महबूबा मुफ्ती ने ये बात क्लियर कही कि अगर फारूक साहब एक बार मुझे बुला के कहते हैं कि हम तीनों सीटों पे लड़ते, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई एतराज नहीं था। हम वैसे भी हमें ये लगता है कि आप कल जम्मू कश्मीर में हुकूमत बना लोगे, चीफ मिनिस्टर भी बन पाओगे, करोगे क्या? आपके पास इख्तियार नहीं है, आपके पास पावर्स नहीं है, पावर सारे दिल्ली के पास है। आप दिल्ली जाकर भी एमपी बन के, एमपी लैड जो है वो खर्चने के लिए अगर एमपी बनोगे तो आप एमपी बन के करोगे क्या? जी। जहां तक बात यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को उमर साहब ने कहा कि ये तीसरी जमात है, तो उमर साहब को देखना चाहिए 40,000 वोट लेकर मेंबर पार्लियामेंट बन के कोई कमाल हासिल नहीं किया आपने। 30,300 वोट पीडीपी के पास भी उस वक्त आए, और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है उस वक्त किस तरह से कश्मीर में जबरदस्ती बाइकॉट करवाया गया। आई एम विटनेस टू इट। जो पीडीपी के जितने भी इन्फ्लुएंशियल एरियाज थे वहां पे क्रैकडाउन्स हुए, वहां पे वोटर्स को बाहर आने नहीं दिया, वहां पे पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस वक्त दिल्ली भी ये चाहता था कि महबूबा मुफ्ती के अलावा जो मर्जी चाहे वो पार्लियामेंट में पहुंचे। महबूबा मुफ्ती जो है वो 2019 में अगर पार्लियामेंट का हिस्सा होती, बीजेपी को मालूम था दैट शी वुड हैव फॉट एब्रोगेशन ऑफ 370 लाइक एनीथिंग इन द पार्लियामेंट। उनको मालूम था कि यहाँ पे ये बहरे गूंगे लोग जो है अगर आ भी जाएंगे, चाहे वो किसी भी जमात से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप श्रीनगर की बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, वहां पे भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उस वक्त भी एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, आज भी है। ये जो नंबर्स की बात की जा रही है, आने वाले इलेक्शंस में शायद ये भी क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, दो सवाल एक साथ पूछूंगा मैं। एक तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट है कि अगर उमर साहब, फारूक साहब हमें बोलते कि तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़नी है तो उनको कोई एतराज ना होता। ये भावना होती है आत्मसमर्पण की, सरेंडर की भावना। और दूसरा, आपने 2019 के चुनावों में ये साबित कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, पक्षपात हुआ था। देखिए मनोज जी, मैं आप फिर से एक बार ये बात कहूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स नहीं चाहती है। और इस वक्त हमारे लिए अगर कन्फ्रंटेशन करनी है, वी हैव लार्जर इश्यूज। अगर लड़ना है तो हम लोगों के लिए लड़े। अगर लड़ना है तो जो हजारों के नौजवान हमारे इस मुल्क के जेलों में बंद हैं, हम उनके लिए लड़े। अगर लड़ना है तो जम्मू कश्मीर की जो इज्जत आबरू, जो यहाँ का स्टेटस हमारा खत्म किया है, उसके लिए लड़े। अगर हमने लड़ना है तो हम एक डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए इकट्ठे लड़े। लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिन ब दिन जो है वो खत्म किए जा रहे हैं, उसके लिए लड़े। आपस में एक सीट, दो सीट के लड़ने से हम क्या हासिल कर लेंगे? मैं कल मेंबर पार्लियामेंट भी बन जाऊं, महबूबा मुफ्ती मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन पाती हैं, उमर साहब बन पाते हैं, तो क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर को 370 वापस लाएंगे, नौजवानों को बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर आप कल मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े रहने की आपकी कैपेसिटी है, मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। नंबर 1। नंबर 2, आई हैव अ डीप रेस्पेक्ट फॉर उमर साहब। ही इज अ लीडर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। वो एक थॉट को, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं कंपेयर करूं, मैडम महबूबा मुफ्ती और उमर साहब को कंपेयर करूं, तो मुझे सामने क्या दिखता है? उमर साहब प्राइवेट सेक्टर से उठ के लैंड करते जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, और 1998 में इलेक्शन लड़ते हैं और मेंबर पार्लियामेंट बन के मिनिस्टर बन जाते हैं। उनको लगा कि बस अब तो मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया। 2002 में वापस आके वो कहते हैं जम्मू कश्मीर की कमान, नेशनल कांफ्रेंस की कमान मेरे हाथ में दे दो। कहां से पहुंचाया? 60+ सीट इन 1996। और 2002 में नेशनल कांफ्रेंस कहां पहुंची? 28, उमर साहब की क़यादत में जी। उसके बाद 2008 का इलेक्शन फिर से उमर साहब की क़यादत में लड़ा गया। कितनी सीटें ली नेशनल कांफ्रेंस ने? फिर से 28।
वो तो पीडीपी और कांग्रेस की जो प्रीमैच्योर सरकार गिरी, उसकी वजह से कांग्रेस ने उनको स्पेस दी और वो चीफ मिनिस्टर बन पाए। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उमर साहब ने क्या किया, 28 से 14 सीटें पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में लेके आए। और वो मैडम महबूबा मुफ्ती को कहेंगे ये तीसरे नंबर की सीट है। मैडम महबूबा मुफ्ती हैज बीन अ फाइटर, वो एक पॉलिटिकल वर्कर रही है। वो एक सीट से शुरू उन्होंने किया था 99 में, आपको भी मालूम है, और वो वही उन्होंने पहुंचाते पहुंचाते 28 तक पहुंचाया, 2 बार हुकूमत भी संभाली। शी इज ए पॉलिटिकल वर्कर। और ये बात समझने की जरूरत है, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी के साथ भी नहीं है, हमारा मुकाबला अपने साथ है। हम ये चाहते हैं कि अगर कल मैडम महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर को आवाज मिलेगी। क्या आपको लगता है जम्मू के डोगरा की बात करने वाला पार्लियामेंट में है कोई? रजौरी के गुजर या किश्तवाड़ के पाडर के किसी इलाके की बात करने वाला पार्लियामेंट में कोई है? क्या यहाँ पे डुडू बसंतगढ़ की बात करने वाला पार्लियामेंट में कोई है? सांसद है ना। बात कर रहे, सांसद होने से बात नहीं होती विनोद जी। लद्दाख की बात भी वहां पे बात करने वाला वही अगर होगा, याद रखिएगा, अगर मैडम महबूबा मुफ्ती वहां पे जाएगी, यूपी के अगर बात करने वाला भी कोई जो माइनॉरिटी की बात करने वाला होगा, वो वही मैडम महबूबा मुफ्ती होगी। इस वक्त के हालात, डॉक्टर बड़े कॉम्पिटेंट है महबूबा मुफ्ती, लेकिन उनको टिकट ही नहीं दी जा रही है। कौन टिकट देगा? मतलब अलायंस ये समझ में नहीं बना पा रहा, देखिए अलायंस मेरा और हमारा और कांग्रेस का है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलायंस में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है मत रहे जी। कांग्रेस इज अथोराइज कि क्या वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस की नहीं है। कल कांग्रेस कहती है कि चलो जी आप एक काम करते हैं, हम फ्रेंडली कंटेस्ट करते हैं, तो करे ना, कौन रोकता है? हमने ज़कात और खैरात में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीट नहीं मांगी, हमने सिर्फ ये कहा था कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, लेट्स फाइट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। और आप देख लीजिए, आप हमने भारतीय जनता पार्टी तो क्या कर पाई 2019 से आज तक, क्या कर पाई? अल्टीमेटली तो किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने है ना, जब से उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीएचडी क्या है। नुकसान जम्मू कश्मीर की यूनिटी को किसने पहुंचाया? और कल तक जो जमातें बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पीएचडी था, आज पीएचडी वर्सेस पीएचडी है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी यूनाइट न रहे, ये कोशिश करेंगे। मैं विनोद जी फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि हम लोग लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं जी? हमारे पास कौन सी, जो जम्मू कश्मीर में एक एब्सोल्यूट पावर एक एमएलए एमएलसी एक चीफ मिनिस्टर के पास होती थी, कल वही चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी में अगर उमर साहब बन भी जाते हैं तो क्या होगा विनोद जी? या कल मैडम महबूबा मुफ्ती ऑन हर ओन बन भी पाए तो क्या होगा? तो हम लड़ किस चीज के ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि लोग बेवकूफ हैं कि कल तक आप इकट्ठे थे तो आज आप अलग अलग जाके एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हो, तो लोग आपको तमाशा, लोग आपको गालियां, मैं अगर उमर साहब के खिलाफ बोल रहा हूं तो मुझे भी गालियां निकालने वाले 50 होंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कोई महबूबा जी के खिलाफ बोलता होगा तो उसको भी 50 गालियां पड़ती होंगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं हम एक दूसरे के खिलाफ जाकर कोई इलेक्टोरल गेन्स हासिल नहीं कर सकते। एक ही सूरत है, वो यूनिटी का है जी। और यूनिटी तभी मुमकिन है जब आप फ्लेक्सिबिलिटी, आप देख लीजिए उमर साहब का जो रवैया है और जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं अगेंस्ट पीडीपी, अगेंस्ट महबूबा जी, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती फिर वही बात कह रही है, वो कह रही है यूनिटी के अलावा तो आपके पास रास्ता नहीं है। इसको आप सरेंडर कहेंगे या इसको सेक्रीफाइस कहेंगे? ये तो लोगों, इससे ज्यादा क्या आप उम्मीद कर सकते हैं एक लीडर से? इससे ज्यादा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या यकीन कर सकते हैं? पिता और पुत्र यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अलग स्टेटमेंट देते हैं, समानांतर पैरेलल स्टेटमेंट्स देते हैं। क्या ये सोची समझी साजिश? आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है और पत्रकारिता का तजुर्बा क्या कहता है? देखिए विनोद जी, ये वो ज़माने चले गए कि आप जम्मू में जब आते थे तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते थे, जब कश्मीर के किसी चौक में खड़े होते थे वहाँ पे दूसरा, और दिल्ली में जाके अब तीसरा स्टेटमेंट। अब वो ज़माने चले गए। लोग आज सुबह नींद से जाकर न्यूज़ सोर्सेज को टटोलना शुरू करते हैं और रात को आंख बंद होने तक वो देखते रहते हैं। लोग समझते हैं इन बातों को। आज मैंने ये बात कही कि फारूक साहब इज लीडिंग पीएचडी, ही इज द चेयरमैन ऑफ द
बिगेस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इन द नॉर्थ इंडिया, और उनके अपने फर्जन कहते हैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ पीएजीडी। आप अपने ही फादर को रिबट कर रहे हो, अपने लीडर को रिबट कर रहे हो, who is head, still head of your own organization। चलिए फादर सन का रिलेशन ना रखें। कल मुफ्ती साहब जो है वो दिल्ली में बीजेपी के साथ अलाइंस करके आते और मैडम महबूबा कहते मैं इस अलाइंस को मानती ही नहीं, या आज उमर साहब जाके पीएजी इसकी इंडिया अलाइंस की मीटिंग करते हैं, कल उनका पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कहेगा वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अलाइंस। सो ये चीज़ें लोग देखते हैं, ये समझते हैं, हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आपकी तरफ से फिर एक बार ये बात कहूँगा दैट ये इलेक्टोरल बैटल जो है ये 6 महीने का काम है, 3 महीने में रिजल्ट होके बाहर आके एमपी बन जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बातें आज हम कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के लिए, ये इट विल हैव अ लास्टिंग इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। 6 महीने के बाद भी जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे जुबान से कोई आपके लिए ऐसी बात रहे जो आप कल बोलें कि नहीं आपने फलानी टाइम पर यह बात बोली थी। यूनिटी के अलावा आप बीजेपी को कोई भी दूसरा तरीका आपके पास नहीं है कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिटी के बगैर कोई रास्ता ढूंढ रहे हो जी, उसका मतलब यह है कि आप बीजेपी को हराना नहीं चाहते, बीजेपी के साथ नजर आना चाहते हो, तो वो आपकी मजबूरी हो सकती है, उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर साहब, अगर समन्वय नहीं बन पाता है, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है इंडिया अलायंस में, इंडिया ब्लॉक में, तो फिर क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने कैडर को नाराज करेगी, कैंडिडेट नहीं उतारेगी? क्यों नहीं? हम अपना इलेक्शन क्यों ना लड़े? हम इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? आपने माइंडसेट बना लिया? देखिए, माइंडसेट बनाने वाली बात नहीं है। हमने कल माइंडसेट बनाया था कि हमने जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए हम एक अलायंस इंडिया, इसका पीएजीडी का अलायंस बनाएंगे। हम इकट्ठा चल के आगे चलेंगे। अगर वो एक्सपेरिमेंट कल कामयाब नहीं होता है, हम जम्मू कश्मीर के लिए अगर हमें कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़े हम करेंगे। उसमें अगर ये जरूरत होगी कि हम तीनों सीटें लड़ने की जरूरत होगी, हम लड़ेंगे जी। अगर महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में नहीं जाती हैं तो यकीन मानिए अगले 5 साल भी आपके जुबान पे ताले, आपकी आंखें बंद, आपके कान बंद, आपको अगले 5 साल तक भी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैडम महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट जाती हैं तो 6 नहीं 60 एमपी एक तरफ और मैडम महबूबा मुफ्ती दूसरी तरफ जी। ये 2 एस को डिफाइन करना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस और सरेंडर। इनकेस आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप मान लेते हैं कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये सीट हम एनसी को दे देते हैं, तब आपका कैडर नाराज नहीं होगा? नहीं, मैं कहता हूं कि अब कांग्रेस डिसाइड करती है कि हमने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करना है तो करें। लेकिन अगर वो ये कल डिसाइड करती है कि हम अलायंस करेंगे लेकिन दोनों सीटों के साथ, कश्मीर की सीटों में हम न्यूट्रल प्ले करेंगे, लेट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक कंटेस्ट, वी विल कंटेस्ट जी। अगर कल ये डिसाइड होता है, देखिए वो स्टेज तो जहां कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस की स्टेज थी, वो स्टेज तब तक थी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक बार मैडम महबूबा मुफ्ती, जब तक पीएजीडी बैठता, एक बार मैडम महबूबा मुफ्ती को कॉन्फिडेंस में लाया जाता कि यहाँ पे हम तीनों सीटें लड़ेंगे, आप मत लड़िए, आप असेंबली में देखते हैं आपको और कुछ सीटें ऐड कर देंगे आपके लिए जी। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी ऑफ एनी यूज टू कांग्रेस इन जम्मू रीजन? यस। आप बताइए चिनाब वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों पर है? आप बताइए रजौरी पूंछ में कहां पे है? जो उमर साहब कल वोट गिना रहे थे, आप बताइए ना रजौरी पूंछ में, तो रजौरी पूंछ इज अ न्यू एडिशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ना। रजौरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास था, दरहाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास था, पुंछ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास था, सुरनकोट वाज विद कांग्रेस एंड नौशेरा सुंदरबनी वाज विद बीजेपी जी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे थी? तो वो वाला यार्ड स्टिक आप वहां पे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जी? तो आपको अगर ये लगता है कि दिस इज द वीकेस्ट फेज फॉर पीडीपी टू बरी इट, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दफनाने का ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत देखे और कांग्रेस ने भी देखे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जितना दफनाया गया उतना ये उभरी है। कुछ दिन आप भी ख्वाब देखना चाहें तो देख लीजिए। डॉक्टर साहब, डिक्लाइन के कारण 1999 में पार्टी बनती है, 2002 में सरकार बन जाती है, 2 मरतबा सरकार बनाती है,
अब ये डिक्लाइन कैसे आ गया? कहाँ है डिक्लाइन? किस तरह से अब डिक्लाइन? आपके सारे नेता, अब मैं शुरू करूंगा, लंबी फहरिस्त है आपके। आप नेताओं की बात न करिए, फाउंडर मेंबर्स। आप मुझे बताइए वो नेता आज कहाँ पे है? कहाँ पर है वो नेता? आपको वो कहीं नजर आते हैं? कल तक वही नेता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में पॉलिसी मेकर्स थे जी। कल तक वो देवर द पॉलिटिकल फेसेस ऑफ देयर रीजन्स, सब रीजन्स। साउथ के लोग जो है देवर रिप्रेजेंटिंग द एस्पायरेशन एंड द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ साउथ कश्मीर। आज बताइए वो लोग कहां पर हैं? हमारा वर्कर तो वहीं पर है ना। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12-14 एमएलए निकलते हैं, या बीजेपी के 14 एमएलए निकलते हैं, या कांग्रेस के निकलते हैं, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं नजर आती है? पीपल्स डेमोक्रेटिक के 50% पार्टी के 50% पॉलिटिकल फेसेस निकले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को तो तोड़ नहीं पाया। आज भी वी आर इन कंपटीशन विद अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो तभी हो पाया ना जब आपका कैडर आपके साथ खड़ा रहा जी। अगर किसी भी जगह अगर आपका पॉलिटिकल लीडर निकल आया, आपने नया लीडर तैयार किया। डॉक्टर साहब, आपका तो लड़ना तय है, ये माना जाएगा कि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और कितनी सीट्स पे लड़ेगी ये अलग बात है, लेकिन क्या आपका भी मुद्दा वही रहेगा कि आपने जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो वापस दिलवाना है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो क्या हम लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं और कैसे लड़ते हैं, ये डिसीजन जो है हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। पार्लियामेंट्री बोर्ड शायद 1-2 दिनों में, मुझे लगता है उनकी मीटिंग मुतवक्का है। कल भी उसको लेकर के कमेटी, मतलब 1-2 दिन में शायद मीटिंग मुतवक्का है। ये डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लेना है कि क्या हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मेरा अपना जाति में एक पार्टी के जो कैडर है उसका एस्पायरेशन आपको मैं बता रहा हूं, और मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन का भी एक ये है कि इस वक्त इस इलेक्शन में सबसे बड़ा जो आपके पास चैलेंज ये है कि क्या आप वही गलती दोहराएंगे जो 2019 में आपने की, कि आपने ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजा कि जो जब वक्त आया, जब ज़रूरत आन पड़ी, तो वो अपनी तनख्वाहों और एमपी लैड पे फोकस करते रहे। कि क्या आप ऐसे लीडरों को, ऐसे फेसेस को पार्लियामेंट में भेजना चाहोगे कि जो न सिर्फ आपकी एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट करे बल्कि आपके हुकूक की लड़ाई भी लड़े? 370 इज वन एस्पेक्ट, स्पेशल स्टेटस इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे तो डेली प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सड़कें, अस्पताल, बिजली। जिस तरह से हमारे बच्चे जेलों में हैं, कश्मीर में सबसे बड़ा मसला तो यही है। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे जेलों में बंद हैं और घर वालों को अब उनके लिए केस लड़ने तक के पैसे नहीं है। और सितम यह है कि उनको जम्मू कश्मीर जेलों में भी नहीं रखा है, बाहर रखा है। बाहर के जेलों में रखा है। एंड आई एम विटनेस टू इट। कोर्ट से किसी को केस खत्म भी होता है, पीएसए क्वाश भी होता है, तब भी गवर्नमेंट 4-5 महीने तक उन लोगों को इलीगल डिटेंशन में बाहर रखती है। जी। आपको तो ऐसा लीडर चाहिए जो इन चीजों को ले। ये जो पीस की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता, G20 का आयोजन किया गया, ये कॉस्मेटिक पीस आपको लगता है? यानी युवाओं को अरेस्ट किया गया इसलिए पत्थरबाजी बंद है? आई होप दिस इज परमानेंट, बट मुझे नहीं लगता परमानेंट है। मुझे लगता है कोर्सू मेजर करके अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार, ये खामोशी तो तब भी थी जब रेनेगेट्स को जम्मू कश्मीर में लाया था। ये तो पहले भी तारीख में बहुत सारे मरहले आए हैं जब जम्मू कश्मीर में ऐसा लगा कि अब तो यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। जी। मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो इस वक्त माहौल दिख रहा है, ये ऐसा ही माहौल जम्मू कश्मीर में हमेशा रहे। कौन नहीं चाहता अमन हो? कौन चाहता है कि लोगों के बच्चे मरें? कौन चाहता है कि बदअमनी हो, लोगों के बच्चे गलत रास्ते पे जाएं या फिर उनको सजाएं हों, वो जेलों में जाए और लोगों की तंगदस्तियाँ हों? ऐसा तो कोई भी सिटीजन नहीं चाहता। लेकिन क्या जो आज इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है लोगों को, रोज़ थानों में बुलाकर, रोज़ पेशियाँ करवा के, जेलों में बंद करवा के, क्या इसका डीरेडिकलाइजेशन इफेक्ट होगा या रेडिकलाइजिंग इफेक्ट होगा? ये तो आने वाला वक्त ही है। केजरीवाल की हिरासत को आप कैसे देखते हैं? हमारे अपने बहुत सारे इश्यूज हैं। हम तो, ये तो केजरीवाल साहब के साथ आज किया गया, हमारे साथ तो रोज़ होता है। हमारे साथ तो रोज़ हमारे लोगों को बुलाया जाता है, हमारी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है।
जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा, पूरा नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा असॉल्ट अगर कहीं पे हुआ वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने पे हुआ, और वो सिर्फ एक वजह से, बिकॉज यू रिप्रेजेंट अ पॉलिटिकल आइडिया जो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वो पुलिस जो अपना स्टेटमेंट देती थी उसमें कहते थे हमने कोई नजरबंद नहीं किया, खुद महबूबा जानी नहीं चाहती, बाहर निकालना नहीं चाहती। ये तो आप लोग, आपको ही मालूम है, मुझे, और मुझे लगता है आप लोगों को भी मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा है, तो लोगों को मालूम है। जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, ये शिकायतें वहाँ पर भी आई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा था कि मुझे रात ऑलमोस्ट सभी सियासी जमातों ने इस तरह की शिकायतें की हैं कि हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडर्स को सिक्योरिटी नहीं दी जाती और वो काम नहीं कर पाते फील्ड में। देखिए विनोद जी, मैं आपको बताऊं, हमने एक रिटन मेमोरेंडम चीफ इलेक्शन कमीशन के पास दिया, जहां पे हमने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के समेत जो है उनको हाईलाइट करके दिया है जी। कि कश्मीर में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मैं किसी एरिया में जाके कंपेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये इस पे डिपेंड करता है कि मेरे पास सिक्योरिटी है या नहीं है। इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल आइडिया, ऑफ किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है या उनके जो ABCD टीम जितनी भी है, उनके ब्लॉक बूथ लेवल तक जो वर्कर हैं उनको 3-3, 4-4, 5-5 PSOs दिए गए हैं, और हमारे जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर्स रह चुके हैं, MLAs रह चुके हैं, दे आर द सीनियर फंक्शनरीज ऑफ आवर पार्टी, जिन्होंने पूरा इलेक्शन कैंपेन को लेके चलना है आगे, उनको ही सिक्योरिटी डिनाइड है। हम ग्राउंड लेवल की तो बात ही ना करें, उनको ही आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बहाने आप उनको ये कहते हो कि आप किसी एरिया में जा ही नहीं सकते क्योंकि वहां सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी का अरेंजमेंट तो आपने करना है अगर रिस्क है तो इस वजह से हमने DDC इलेक्शन में भी देखा, हमने पीछे पंचायत इलेक्शंस में भी देखा कि यही एक हरबा जो है इस्तेमाल किया गया कि जो यहाँ की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको दूर रखने के लिए। एंड वी हैव एवरी रीजन टू बिलीव कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को रोकने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है, वो डिनायल एंड नॉन डिनायल ऑफ सिक्योरिटी को लेकर ही किया जा सकता है। जी, आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इंडिया ब्लॉक के पास तोड़ है भारतीय जनता पार्टी का? मंदिर का निर्माण, 370, ट्रिपल तलाक, CAA। देखिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। भारतीय जनता पार्टी की शेल्फ लाइफ कितनी देर है? एक फंडामेंटलिस्ट सोच, फासिस्ट सोच पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क, पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे ये सोच उभरी है, पनपी है और उसको कामयाबी मिली है। इस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ मुल्कों में ये सोच पहले भी पनपी है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में ये सोच पनपी है, लेकिन हमने हर जगह देखा कि अल्टीमेटली लोग जो है इसका खामियाजा भुगतते हैं, और ये वहीं के लोग जो है रिवर्स इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। आप मुसलमानों में देख लीजिए, इस्लामिक कंट्रीज़ में फासिज्म आया, लेकिन मुसलमान खुद खड़े हुए उस फंडामेंटल इस्लाम के खिलाफ। आप क्रिश्चियंस में देखिए, आप जीव्स में देख लीजिए। हिंदुस्तान में पहली बार आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक स्टेज आ चुकी है जहाँ पे यहाँ के लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि अल्टीमेट नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को है। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हम सब ने यहीं पर रहना है। लेकिन मैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाही को बाही से लड़ाऊंगा। कितनी बार लड़ाऊंगा? 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार लोगों को समझ आ जाएगी कि जो कल तक पाकिस्तान की बात करते थे, आज उन्हीं के बच्चे ये कहते हैं कि हम इस मुल्क का हिस्सा है। जब मेरे बच्चे की बात आएगी तो उस वक्त लोग जज करेंगे कि मैं अपने बच्चे को हाथ में पत्थर और गले में पटका देकर चौक में खड़ा करके किसी मुसलमान को लिंच करवाऊंगा, या अपने बच्चे को मैं ऑक्सफोर्ड और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़वाऊंगा। उस वक्त लोगों को ये बात समझ आएगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।